ग्रेविटी न्यूज़ बिहार हम आपके साथ है सौरभ चौधरी। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आप देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो रहे हैं। जितने भी सत्ता के नेता लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकार हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं बेरोजगारी के प्रति। आज बेरोजगार युवा सिर्फ ढाल बन के रह गया है चुनाव को लेकर। अभी चुनाव में आप देख रहे हैं कि युवा को सिर्फ बाइक पे घुमाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेरोजगारी बढ़ रहा है और सबसे अहम बात कि सामने दुर्गा पूजा है। आपको हम बताते चले कि इस दुर्गा पूजा में धार्मिक स्थल को बंद कर दिया गया है। अनलॉक 4 जब लगा हुआ था उस टाइम अगर यह घोषणा कर दी जाती कि धार्मिक स्थल को बंद कर दिया जाए तो जितने भी बेरोजगार युवा या कलाकार लोग जो थे, जो मूर्ति का निर्माण करते हैं, उनको पैसा एडवांस नहीं दिया जाता। उनके लिए यह बताया नहीं जाता कि आप मूर्ति को तैयार कीजिए, पूजा होगी। आज जब उन्होंने मूर्ति को बना लिया, उसका निर्माण कर लिया, अपना पूंजी उनमें इन्वेस्ट कर चुका है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि सामने सरकार कह रही है कि पूजा को लेकर कि बंद कर दिया जाए धार्मिक स्थल। आइए इसी सभी मुद्दों पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ले लीजिए, और ये लोग अपना एक संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय सेवा संगठन। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे संगठन में। जी, मैं पंडित प्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा संगठन से। ये संगठन जो बनाया हुआ है इसमें हम सभी संस्थापक सदस्य हैं, और राष्ट्रीय सेवा संगठन का मूल उद्देश्य जो है राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और धर्म जागृति के प्रति पूर्ण रूप से संकल्पित है। और इसी क्षेत्र में धरातल पर आके मुझे अपने तीनों उद्देश्य के अंतर्गत आने वाले सभी मुद्दों पर मुझे काम करना है। और मैं सभी जनता से, सभी अपने राष्ट्रवासियों से आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे साथ आके इस संगठन के माध्यम से समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा में आप संगठन का पूर्ण रूप में सहयोग करें। आप अपना परिचय। मैं बाबू साहब झा, राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय सेवा संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं राष्ट्रीय संरक्षण के पद पर नियुक्त हूँ। आपका परिचय। जय श्री राम। भारत के समस्त बंधुओं को राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से मैं केशव कुमार सिंह, संस्थापक सदस्य, मेरा भगवा प्रणाम स्वीकार हो। सबसे अहम बात कि आप लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो इस पे आप लोग का क्या पहल? सौरभ जी, मैं अपने देशवासियों को, खास करके भारत की सबसे बड़ी आबादी जो युवाओं की है, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनसे आपके इस चैनल बीटी न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी आपका जो आपसे वादा करता है कि हमें वोट दीजिए, हम सरकार बनाएंगे, हम युवा देंगे, रोजगार देंगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। एक क्वेश्चन कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, आखिर बेरोजगार इतना युवा क्यों है? मैं आपके इसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। आपको रोजगार नहीं मिलेगी, क्योंकि रोजगार देने की तो बात होती है, लेकिन रोजगार आपको कहाँ दिया जाएगा वो सृजन का कोई बात नहीं होती है। आज हमारे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह राष्ट्रीय सेवा संगठन का समस्तीपुर जिला का कार्यालय है। समस्तीपुर जिला की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चीनी मिल वर्षों से बंद है, कटिहार का पेपर मिल वर्षों से बंद है, और इसी तरह से आप देखिएगा तो बिहार समेत पूरे भारत में लगभग 100 से ज़्यादा चीनी मिल, 25 से ज़्यादा पेपर मिल, ये सारे वर्षों से बंद हैं, जंग खा गए हैं। लोहे जो इसकी है वो ख़त्म हो चुकी है। आप रोजगार सृजन के लिए सेक्टर का निर्माण नहीं कर रहे हैं और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि चीनी का बोरा मेरे पास है नहीं, लेकिन हम कुंटल भर का चीनी पैक करके बेचेंगे। सामने दुर्गा पूजा है जी, आप देख रहे हैं कि जितने भी कलाकार हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ क्या कहते हैं, उसको एडवांस दिया गया था कि 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया लीजिए, मूर्ति तैयार कीजिए, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। आज उस कलाकार ने अपने मतलब निजी कोष से पैसा इन्वेस्ट करके बना लिया है, लेकिन अभी सरकार के द्वारा बताया गया है कि धर्म स्थल को बंद कर दिया जाए, पूजा नहीं होगा, किसी प्रकार का कुछ आयोजन नहीं किया जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जब अनलॉक 3.0 सेंट्रल गवर्नमेंट में जारी किया था, उस समय कुछ धार्मिक स्थलों को कुछ शर्त के साथ खोला गया था, लेकिन जैसे ही अनलॉक 4.0 जारी हुआ, उसमें क्लियर किया गया कि हर धार्मिक स्थल खुलेगा
और समथिंग 100 तक के आदमी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कर पाएंगे। धार्मिक स्थल की चर्चा हुई थी। और यह जो अभी आप देख रहे हैं बिहार सरकार या एनीबडी कोई भी सरकार जो आघात कर रही है, यह सीधा हिंदू धर्म के ऊपर आघात है। अभी पटना का आप उदाहरण लीजिए, एक पटना शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में लगभग 450 पंडाल बनते थे। पंडाल पूजन के लिए बनते थे, कोई मेले के लिए नहीं बनती थी। आज अनलॉक 4.0 में जैसे ही घोषणा की गई कि सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे, पूजा पाठ होंगे, हम राष्ट्र शांति के लिए पूजन का आयोजन करेंगे, हर दुर्गा पूजा समिति ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जहाँ से भी उसको सोर्सेस से पैसा लाना शुरू कर दिया। कलाकार, जो मूर्ति कलाकार हैं खास करके, वह 6 महीने से बैठे पड़े थे। उनकी परिवार कोरोना में लॉकडाउन के कारण ऑलरेडी परेशान था, वह पहले से ही उनका परिवार हतोत्साहित था। उनके मन में एक जागृति आई कि चलिए दुर्गा पूजा होगा, हम मूर्तियाँ बनाएंगे, हमारा परिवार चलेगा, हमारे पास पैसे आएंगे। लगभग इस तरह से देखा जाए तो एक पटना शहर में अगर 450 पंडाल बनते थे तो हर जगह कुम्हार को, जिसको कि हम लोग कुम्हार बोलते हैं, उनको मूर्तिकार को पैसा दिया गया, एडवांस किया गया। एक पंडाल में मूर्ति का कॉस्ट अगर 20,000 होता है तो एडवांस 2,000, 500, 1,000 इस तरह से किया जाता है, ना कि एडवांस 20,000 दिया जाता है। मूर्ति बन के तैयार है, केवल पेंटिंग बची हुई है। अभी एकाएक फरमान जारी होता है 4 दिनों पहले कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे पंडाल लगा के दुर्गा पूजा नहीं होगा, केवल स्थानीय मंदिरों में ही पूजा होगी। इससे मूर्तिकारों का परिवार एक बहुत ही बड़ा सदमे में है, बहुत बड़ा उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। एक तरफ स्थानीय सरकार वादा करती है कि हम सरकार में आएंगे तो ये रोजगार देंगे, अरे आने के बाद आप क्या रोजगार दीजिएगा, आप तो सरकार में रहते हुए रोजगार छीन रहे हैं। किया हुआ जो काम है, जो उन्होंने काम कर चुके हैं, उसका आप एवज उसको नहीं वसूल होने दे रहे हैं, उसका मुआवजा उसका नहीं आएगा। आज मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो मूर्तियाँ किसी काम की नहीं रहेंगी अगर पंडाल लग के पूजा नहीं होता है। अभी आपने सुना कि केशव जी, आपका क्या कहना है बेरोजगारी के संबंध में? जी। बेरोजगारी के संबंध में मैं अपनी राष्ट्रीय सेवा संगठन की बात करूं तो राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए। राष्ट्रीय सेवा संगठन के बैनर तले मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण जगह जगह दी जा रही है, जिसके तहत बेरोजगार जो पूजा पर आपका क्या पहला है? सामने पूजा है और मूर्तिकार सब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार जो हो गए उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ क्या गया, उनका जो इन्वेस्टमेंट था, उनका जो लगाया खुद का पूंजी था, वो भी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनका बर्बाद हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो यही सरकार से मांग करूंगा राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से कि ये केवल धार्मिक भावनाएं ही नहीं हैं, ये लाखों परिवार का बेरोजगारी का मामला है। लाखों परिवार बेरोजगार हो रहे हैं, और बेरोजगार ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें। इस पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? जी, आपने जो भी बेरोजगारी की बात बताई है, अभी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से बहुत परिवार जो है इस आर्थिक आघात का शिकार हो चुका है, और बहुत इससे अलग अलग कास्ट के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से मेरी सरकार से गुजारिश है कि निर्गत किए गए आदेश पर एक बार पुनः विचार करें, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको कि इससे आघात पहुंचा है, उन पर विचार करके उनके हित के अनुसार कोई ऐसा फैसला ले जिससे कि धार्मिक भावना भी आहत ना हो, और वैसे परिवार जो कि आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं उनको भी कुछ राहत मिल जाए। हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपने यह जो राष्ट्रीय सेवा संगठन चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य है? राष्ट्रीय सेवा संगठन का मूल उद्देश्य है देश में व्याप्त सामाजिक या क्षेत्रवाद, जातिवाद के रूप में जो हमारे पास भिन्नता है, आज हिंदू हों या अन्य वर्ग हैं जो विभिन्न जातियों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषाओं में जो बटे हुए हैं, वे एकजुट होकर के राष्ट्र के लिए, अखंड राष्ट्र के लिए, समृद्ध राष्ट्र के लिए। यह क्या आपका जो सेवा संगठन है, इसका क्या उद्देश्य है कि सिर्फ अपने कास्ट के कुछ लोग हैं या फिर सभी कास्ट? नहीं, यहाँ जाति शब्द का कोई चर्चा ही नहीं है। इसमें एक है, एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। राष्ट्र ही सर्वोपरि। अब हमारे जैसे कि हमारे बैनर पे भी दे सकते हैं,
हमारा एक ही नारा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। राष्ट्र का हित सोचने वाला, हमारे भारत भूमि का हित सोचने वाला हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रीय सेवा संगठन का सेवादार है, हमारे राष्ट्रीय सेवा संगठन का सहयोगी है, हमारे राष्ट्रीय सेवा संगठन का सिपाही है। राष्ट्रीय सेवा संगठन का मूल संकल्प है राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा एवं धर्म जागृति। हमने कहीं ये नहीं कहा है कि हम केवल हिंदू धर्म के लिए कार्य करेंगे। आज जैसे मैंने आपको दुर्गा पूजा के लिए बोला, आपको अंदाजा होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहाँ की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में फेमस है। और आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा होती है उसमें लाखों मुसलमान पंथ के जो हमारे भाई हैं उनके द्वारा मूर्तियां बनाई जाती हैं, पंडाल बनाए जाते हैं। आज उनका भी रोजगार इसके कारण हत्या में है। आज अगर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो लाखों करोड़ों रुपए की पूजन सामग्री यूज होती हैं, जो विभिन्न फैक्ट्री, विभिन्न कारखाने, विभिन्न लघु उद्योग के माध्यम से आती हैं। उन सभी लोगों के रोजगार पे आज असर पड़ रहा है। हम रोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन जो रोजगार चल रहा है उसे हम दबा रहे हैं। इस पर हमारा ध्यान फोकस नहीं हो जा रहा है। हम बार बार सरकार और आपके चैनल के माध्यम से अपने बुद्धिजीवी भाई जो हमारे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे जो गैर बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोग हैं जिनके पास मानसिकता की थोड़ी सी कमी है, या यूं कहें कि वो साफ दिल और नेक नियत के इंसान हैं, उन्हें बरगलाया जा रहा है रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ से देंगे? मेरा कहना है कि रोजगार कहाँ से दीजिएगा? फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, कंपनियाँ बंद पड़ी हैं। आप दुर्गा पूजा का मेला बंद कर दिए, मेला बंद कर दिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मेला में गैदरिंग होता, कोरोना स्प्रेड बढ़ता, दुर्गा पूजन तो होने दीजिए। अगर आज 450 जगहों पे दुर्गा पूजन पटना में होता है तो मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उस 450 पंडाल के माध्यम से समथिंग 4.5 लाख लोगों का जीवन चलेगा। जैसे 450 पंडाल में अगर पूजा होते हैं तो कम से कम एक एक पुजारी हर जगह बैठेगा, तो 450 पुजारी का परिवार चलेगा। 450 टीम मूर्तिकार की वहाँ मूर्ति बनाएंगी तो 450 परिवार का पेट भरण पोषण होगा। यदि वहाँ पे पूजन होता है, पूजन सामग्री का यूज होता है, तो उस पूजन सामग्री को बनाने वाला उत्पादक, उसे बेचने वाला मार्केटर और उसे आप तक पहुँचाने वाला रिटेलर, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई बंधु हैं, उनका परिवार चलेगा। अगर वहाँ पे डेकोरेटिंग होती है, पंडाल बनती है, तो हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल या विद्युत की खपत है वो होगी। हमारे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा आर्थिक मदद वहाँ पे होगा। जरूरी नहीं है कि हम 50 लाख रुपया चंदा देकर के ही राष्ट्र की सेवा करें। अगर हम 50,000 बंधु के द्वारा 100 रुपये का टैक्स भरते हैं तो वह भी 50 लाख रुपए की टैक्स को पूरा करती है। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं और मैं अपने राष्ट्रीय सेवा संगठन के बैनर तले आज सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा संगठन हर रूप में राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा कहें, धर्म की सेवा कहें, सबका समाचोर यहीं आता है, निचोड़ यहीं आता है कि हम राष्ट्र हित और राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित हैं। शिक्षा की हालात दिनों दिन खराब होती जा रही है। एक बच्चा नई नीति के अनुसार एक गरीब फैमिली को नए स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है। स्मार्टफोन के माध्यम से भी पढ़ाई हो रहा है, आप भी जान रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई। तो क्या लगता है कि गरीब परिवार से जो बिलोंग कर रहे हैं वो एक 10,000 का फ़ोन अपने बेटा के लिए अरेंज करे और 200 रुपया पर मंथ नेट पैक डलवाए। इतना करने के बावजूद भी शिक्षा कहीं ना कहीं गिरती दिखाई दे रही है। आज शिक्षा का अभाव है, वह फ़ोन यूज होता है किसी और माध्यम से, हर तरफ से सूचना मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे क्राइम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? वर्तमान समय में तकनीक की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। बची बात जो व्यक्ति सक्षम नहीं है तकनीक के उपयोग करने में, चाहे वो स्मार्टफोन लेने में, लैपटॉप लेने में, तो ये तो कोरोना काल की मार है। स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार की बात हो, स्पष्ट निर्देश है, वो नीति नियंता तय करेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन अगर चुनाव हो सकती है इस बीच में तो शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलनी चाहिए, विद्यालय भी खुलना चाहिए, कोचिंग भी खुलना चाहिए। ऑनलाइन नीति से आप कितना खुश हैं, कितना सहमत हैं? नई शिक्षा नीति कहीं न कहीं उपयोगी है मेरे समझ में। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो 5 साल का लड़का है उसको स्मार्टफोन का नॉलेज अभी से दिया जाए? नहीं, जो कल हो के सोशल मीडिया पे किसी और माध्यम से कोई और
क्राइम से ऐसा जुड़ जाए, ऐसा आप चाहते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार क्राइम बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके लिए अभिभावक को बदलना होगा, अभिभावक को निगरानी रखनी होगी कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन इसके चलते तकनीक की अब अभिभावक की बात की है कि एक बच्चा के पढ़ाई के पीछे अभिभावक भी फंसे रहे। एक बच्चा का अगर पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन तो उसके पीछे अभिभावक को भी टाइम देना पड़े कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। अगर वो ये टाइम देंगे तो फिर उनका रोजगार, वो 200 रुपया का जो इनकम करते हैं प्रतिदिन, आखिर वो कहाँ से होगा? देखिए, तकनीकी शिक्षा की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। बची बात अभिभावक की, तो अभिभावक जहाँ तक समय दे पाएंगे। इसके लिए सरकार को भी नीति बनानी होगी। आज चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या सोशल मीडिया पे जो पॉर्न साइट चल रही है या इस तरह की जो भ्रामक साइट चल रही है, इस सब पे सरकार को ध्यान देना होगा, इस पर बैन करना होगा। आपको मैंने देखा और सोशल मीडिया पे आपका एक न्यूज़ आज से 4-5 दिन पहले मैंने देखा था कि आपने कुछ बच्चों के बीच जाकर कुछ अपने संगठन के माध्यम से कुछ कॉपी, कलम और बिस्कुट दिया था। और इसका क्या उद्देश्य था? ये कॉपी कलम बांटने का क्या उद्देश्य था? कॉपी कलम जो गरीब वंचित परिवार हैं, उन्हें राष्ट्रीय सेवा संगठन हर संभव सहयोग करने के लिए कृत संकल्पित है और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन्हें हर संभव प्रयास कर रही है कि उन्हें शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाए। उसी का एक प्रारंभिक चरण के रूप में आपको ये देखने के लिए मिला। मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से। जो आपने अभी कहा कि 3-4 रोज पहले हमने कॉपी और कलम और बिस्किट का बंटवारा किया था, यह कार्यक्रम कोई मेरा नया कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय सेवा संगठन 1 जून 2020 से अपने नए अस्तित्व को प्राप्त किया है और उस समय से हम लगातार समाज की सेवा के लिए संकल्पित हैं, कृत संकल्पित हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा। अभी आपने हमसे पूछा, हमारे संरक्षक महोदय से पूछा कि अभी बच्चे को किस तरह से हम करेंगे कि वो गलत चीज़ें से दूर होंगे, तो मैं वही साबित करना चाह रहा था उस दिन। यदि हम 2.5 साल के बच्चे के हाथ में कॉपी, कलम और अच्छी स्क्रिप्ट पकड़ा देंगे तो वो 5 साल की उम्र में जा करके कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे। अगर हम 2.5 साल की उम्र में ही उन्हें अपने महापुरुषों की गाथाएं बताना शुरू कर देंगे, हम अभिभावक, तो वो 6 साल की उम्र में जा करके कोई क्राइम नहीं करने के लिए सोचेंगे। अब रही बात सोशल मीडिया पे गलत भ्रांतियाँ की, आज बार बार कहा जा रहा है सरकार के माध्यम से कि हमने फिल्म इंडस्ट्री में एक सेंसर बोर्ड बनाया है। मैं उस पर एक सवाल उठाना चाहूँगा, कैसा सेंसर बोर्ड, किस काम का सेंसर बोर्ड? उस सेंसर बोर्ड से पास होकर जो फिल्म चलती है A ग्रेड की मूवीज या B ग्रेड की मूवीज, उस मूवी में दारू पीना दिखलाया जाता है, सिगरेट पीना दिखलाया जाता है, अर्धनग्न लड़कियों को नचाया जाता है। क्या सेंसर बोर्ड की यही जिम्मेदारी रह गई है? मैं स्पष्ट रूप से अपने भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी एवं अपने सबसे बड़े जनता जनार्दन से आज एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से एक मांग अवश्य करें, हर सोशल साइट के माध्यम से, हर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि सेंसर बोर्ड बनाइए तो जिस चीज़ को रोकने के लिए बना रहे हैं उसके विशिष्ट लोगों को उसमें रखिए। अगर फिल्म में आप सेंसर बोर्ड बना रहे हैं तो भारत की सभ्यता को के विपरीत नहीं जाए इसलिए बना रहे हैं, तो भारत की विभिन्न सभ्यताओं के जो प्रकांड हैं उनको उसमें शामिल करिए, ना कि बॉलीवुड के माफियाओं को शामिल करिए। अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो आप शिक्षा के विद्वत जनों को उसमें शामिल करें, ना कि नए पीढ़ी के शिक्षा के व्यापारियों को शामिल करें। अभी आपने एक शब्द कहा था, बहुत अच्छा लगा, तकनीकी शिक्षा में 5000 का स्मार्टफोन कहाँ से संभव है? हम असमर्थ हैं बच्चों को स्मार्टफोन देने में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्मार्टफोन और तकनीकी शिक्षा के महत्व को नकार देंगे। अब सरकार ने जो नीति बनाई है उसमें उसे संशोधन की आवश्यकता है। उसका कहना है कि आप हर घर में फ़ोन खरीदिए और बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे। मैं कहता हूँ ये गलत नीति है कहीं ना कहीं। अगर बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं तो स्मार्टफोन से ही बड़ा ऑप्शन कल के डेट में था बुक, किताब जिसे हम बोलते हैं, ग्रंथ जिसे बोलते हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ, ये शुरू से कहा जाता आ रहा है।
लेकिन यदि हर बच्चे को मोबाइल देने के बजाय अगर गवर्नमेंट एक स्कूल में ऑनलाइन सेशन की व्यवस्था करवा दे, बिजली, स्मार्ट टीवी और एलईडी की व्यवस्था करा दे और एक टाइम फिक्स कर दे, सुचारू ढंग से उसे चलवाए 6 घंटे की बैच बना के, तो लगभग एक बैच में 20 से 25 बच्चे तो आराम से पढ़ लेंगे। तो उन 20-25 बच्चों को स्मार्टफोन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, सरकार की जहाँ तक सिस्टम की बात है, सरकार कोई सिस्टम बनाने वक्त तो बनाती है, लेकिन एक बहुत ही बड़े तकलीफ की बात है कि उसका मॉनिटरिंग नहीं कर पाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा दोषी हम और हमारे जैसे अभिभावक हैं। हमारे बच्चे का विद्यालय में क्या पढ़ाई हो रहा है, खासकर सरकारी विद्यालयों की बात कर लें, हम नहीं मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि ठीक है कि स्मार्टफोन हर घर में होना चाहिए। जी, आज आप विभूतिपुर में खड़ा हैं, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना के अंतर्गत आप आते हैं, तो लगातार इस 3 दिनों में मैंने 3 ऐसे घटना देखा है जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से संबंध बना लेता है इंसान और लेकर भागकर उसका शादी कर लेता है। ऐसा क्यों? मैं अभी भी इसी बात पे कह रहा हूँ। मैं धर्म जागृति की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं हिंदुत्व को बढ़ावा के बल दे रहा हूँ। यदि हमारे बच्चे को शुरू से शुरुआती दौर, जो कि किशोरावस्था का दौर होता है, बाल्यावस्था का दौर होता है, उस समय से अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के महान कृतियों के बारे में बताया जाएगा, तो वह उनका मन, उनका आत्मा कभी भी कुकृत करने की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे यदि हम बच्चों को शुरू से ही लुटेरों की इतिहास पढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिक है कि लुटेरा पंथ को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। लेकिन यदि हम अपने बच्चों को शुरू से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो भी हमारे महापुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए या समृद्धि के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनकी कृति को हम किताब के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से पढ़ाते हैं तो उस पर हर हाल में निगरानी आएगी और उस पर हर हाल में कमी आएगी। आपके राष्ट्रीय सेवा संगठन का कोई नारा है अंतिम में आप जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखें कि राष्ट्रीय सेवा संगठन के 3 कार्यकर्ता हमारे समक्ष मौजूद थे और इन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है सरकार। आज हर इंडस्ट्री बंद हो रहा है, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता अभी उतर रहे हैं चुनावी दौर में, चुनावी मैदान में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहला उनका पहल रहता है कि हम रोजगार देंगे। अरे भैया, रोजगार आप कहाँ से दीजिएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब हमारे साथ मौजूद थे केशव जी, इन्होंने दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। आप लगातार बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के लिए। कैमरामैन सुजीत के साथ सौरभ चौधरी की रिपोर्ट।